हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होने वाला है बच्चों। इस वीडियो को देख के आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ के पक चुके हो, क्लास नोट्स को पढ़ के पक चुके हो, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा आपको फील होगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारा जो लिविंग वर्ड है ये है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक है, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कवर करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे बच्चों डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज द टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर्स। एंड उसी नॉमेनक्लेचर्स में हम लोग बच्चों डिटेल में देख लेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग इसमें पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों की लाइफ क्या होता है। तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े उससे पहले हम समझना चाहते हैं कि लाइफ होता क्या है, व्हाट इज द लाइफ। तो लाइफ is a unique complex organization of molecules expressing through the chemical reactions which lead to the growth, developments, responsiveness, adaptations and the reproductions। तो ये बच्चों लाइफ हम उसको कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है बच्चों ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शन जैसे प्रॉपर्टीज अगर है तो हम उसको बोलते हैं लाइफ। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? जिनके पास बच्चों लाइफ वाला जो प्रॉपर्टीज अगर है तो हम उनको क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों उन सब में क्या होता है, ये सब के सब क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है ना। तो देखो ये तो डेफिनेशंस की बात रही बच्चों। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर आपसे बोलता है कि डिफाइन करो तो डिफाइन हम कर सकते हैं बच्चों की एक ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम है जो कि उनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट वगैरह होता है। और वो क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्सेस शो कर सकते हैं बच्चों एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में, जैसे लाइट है, हीट है, टेम्परेचर है, इन सब के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। तो उन तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो डेफिनेशंस की बात रही बच्चों। अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है या क्या पैरामीटर है जिनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों रिप्रोडक्शंस, एंड देन थर्ड है मेटाबॉलिज्म्स, एंड फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस, या इसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो अभी इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें बच्चों वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ क्या है बच्चों की, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर लिविंग है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, नंबर और मास इंक्रीज करता रहता है बच्चों कंटिन्यूसली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द इंक्रीजिंग देयर नंबर और मास, एंड मास कह सकते हैं बाय द सेल डिविजन्स, ठीक है। कोई भी। तो इसमें ग्रोथ में बच्चों क्या होता है, एक ऐसे भी बोला जा सकता है कि इसमें क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज या नंबर भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या होता है बच्चों, उनमें कंटिन्यूसली होता रहता है। क्या होता रहता है? कंटिन्यूसली होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। बट अगर वहीं पे हम क्या करें, कंपेयर करें बच्चों एनिमल्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो अप टू द सर्टेन एज तक होता है ना। बट ऐसा नहीं है बच्चों कि उनमें सेल डिवीजन बंद हो जाएगा आफ्टर सर्टेन एज के बाद। बट ऐसा नहीं है, उनमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है ना, चलता रहता है। उसमें सेल डिवीजन में क्या होगा बच्चों, जो ओल्ड वन सेल्स हैं या डैमेज सेल है या डेड सेल्स, उनको रिप्लेस करके उनके जगह पे नया सेल्स आ जाता है। और ऐसे भी कहते हैं बच्चों की ह्यूमंस का जो बॉडी है वो 3 महीने के अंदर में पूरा का पूरा नया बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, नए सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। और ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो ये भी वन ऑफ द पार्ट है बच्चों ग्रोथ का। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है बच्चों की
ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें, ये डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ में बेसिकली अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। अगर इस हिसाब से अगर हम चलते हैं बच्चों, तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें भी इस तरह का इंक्रीज इन मास एंड साइज होता है, समझे। जैसे कि माउंटेन ले लिया, तो उसके ऊपर अब क्या होता है, आइस वगैरह का डिपोजिशन होता रहता है, तो उसमें क्या होगा, सरफेस एक्यूमुलेशंस ऑफ द मटेरियल्स। सरफेस एक्यूमुलेशन मतलब उसके ऊपरी सरफेस पे मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे आइस है, या फिर जो सड़क होता है बच्चों, तो उस पर हर साल एक नया नया उसमें क्या होता है, कंक्रीट का कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक लेयर लगा रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसमें साइज बढ़ रहा है, सड़क का, रोड का जो है साइज बढ़ रहा है, मतलब मोटा हो रहा है, थिक होता चला जा रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है बच्चों, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होता है बच्चों, वो इनसाइड होता है। कहाँ पे होता है, इनसाइड। बट अगर वही नॉन लिविंग में देखें तो ग्रोथ कहाँ हो रहा है, आउटसाइड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो ग्रोथ है वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ग्रोथ। अच्छा, डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं। थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल दूं मैं कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा फीचर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा बट किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा, तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखा हम लोगों ने, ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा और नॉन लिविंग में भी हो रहा, तो दैट्स वाई ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट फीचर आ जाते हैं रिप्रोडक्शंस। अब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो बच्चों, दोनों में क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है। अगर वो लिविंग कंसिडर किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट क्या है, लिविंग है, और एनिमल तो ऐसे भी लिविंग होता है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मोर और लेस अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट, ठीक है। और रिप्रोडक्शंस बच्चों आपका सेक्सुअली हो या एसेक्सुअल हो, किसी भी प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट कि जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। बट स्पेशली इफ यू गोइंग टू कंसिडर एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो फॉर दैट बच्चों उसमें क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे हैव द सेम मीनिंग, क्योंकि दोनों के केसेस में, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो या ग्रोथ हो, दोनों केसेस में बच्चों सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल डिविजन्स का ड्यूअल मीनिंग हो गया, ग्रोथ एज वेल एज द रिप्रोडक्शंस। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों की रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ऐसे एक झटके में सोचोगे तो लगेगा कि डिफाइनिंग फीचर है, नॉन लिविंग कर नहीं सकता है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, जैसे यहाँ पे म्यूल और वर्कर हनी भी देख रखे हैं, दे रखा है। तो ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर हम किसी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल को भी ले लें, तो दे आर ऑल्सो अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शंस, मतलब दे आर अनेबल टू डू द रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन वो एक परफेक्टली डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर आ जाता है बच्चों मेटाबॉलिज्म्स। तो मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों, वो हमारे क्या, ईच एंड एवरी सेल्स में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। तो अगर हम इन्हीं सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम एक बार सम कर दें, ठीक है ना, अब वो चाहे फॉर्मेटिव हो रहा हो या कंस्ट्रक्टिव हो रहा हो या डिग्रेडेटिव हो रहा हो, है ना, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, किसी भी तरह का रिएक्शंस, हम उन सभी को मिला के सम टोटल करें तो यही प्रोसीजर कहलाता है, मेटाबॉलिज्म्स कहलाता है, ठीक है ना। दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ये क्या कहलाएगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म्स कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म्स 100% एक क्या बच्चों, डिफाइनिंग फीचर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा। क्लियर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बच्चों नया एक चीज की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन इन क्या हो सकता है सेल फ्री सिस्टम दैट इज इन लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरीज में पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब्स में हम इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट ए लिविंग, बट जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों मतलब जो जिस सिस्टम में हम वो केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो रिएक्शन जो है बच्चों दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज पे पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है, समझ में आता नहीं है। नेक्स्ट फीचर है बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एकदम सिंपल सा मीनिंग है बच्चों कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो वो किसी ना किसी सेल के बने होते हैं। कंपलसरी है क्या कि उनका बॉडी सेल्स का बना हुआ रहता है, दैट्स अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर द मेड अप ऑफ द वन और मोर देन वन सेल्स। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं बच्चों तो ये फीचर्स भी क्या हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर होता है। अब वायरस को मत कंसिडर कर लेना कि वायरस तो हम कंसिडर कर सकते थे ना कि वायरस क्या है बच्चों बिना सेल का है। तो वायरस जो है बच्चों वो क्या है आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का क्या है कनेक्टिंग लिंक है। तो इस हिसाब से हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मीन्स होता है बच्चों की रिस्पॉन्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। दैट मीन्स और भी हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर environment and response to the environmental stimuli like light, water, temperature and other organism, chemical and pollutant whatever that। तो इनके रिस्पेक्ट में या इनके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों कोई ना कोई रिस्पॉन्सेज शो करता है। ठीक है, तो इसी एबिलिटीज को बोला जाता है कॉन्शियसनेस कहते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट के तरफ ही क्या होता है प्लांट ग्रो करता है। अगर हम टच मी नॉट प्लांट्स को अगर छूते हैं तो बच्चों क्या होता है वो मुरझा जाता है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जब उसमें कोई भी इंसेक्ट उनके कांटेक्ट में आता है तो उसमें मूवमेंट होता है। तो ये रिस्पॉन्सेस शो कर रहे हैं आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के। दैट्स क्लियर बच्चों। अच्छा, कॉन्शियसनेस की बात करें और भी चीजें तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों ठीक है ना आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास क्या घटनाएं हो रही है उन सब चीजों को वो जानते हैं। ठीक है ना, तभी तो वो उन दैट मीन्स करने का मतलब वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्टेड है। समझ में आ रहा है ना। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टीज है बच्चों ये भी क्या है एक तरह का डिफाइनिंग फीचर होता है। वन मोर थिंग बच्चों यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो ओनली ह्यूमंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एबिलिटी होता है फॉर द सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब उसके बॉडी में कुछ जो भी घटनाएं घट रही है वो उससे महसूस होता है वो फील होता है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ह्यूमंस ही है एकमात्र जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टीज है बच्चों उसमें। ठीक है, तो ये तो रहा फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि इस अर्थ पे कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम क्या कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं बच्चों कवर करने के लिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों कि इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल्स बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो इन्हीं सभी को हम लोग मिला जुला के क्या कहते हैं बच्चों डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटीज का जो डेफिनेशन है मीनिंग है बच्चों द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटीज। मतलब इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं टाइप के उन सबको हम कहते हैं एक साथ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है अब इस अर्थ पे कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो उसका एक हम डाटा अगर निकालते हैं बच्चों तो इस अर्थ के ऊपर
ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है बच्चों। बट अलग अलग साइंटिस्ट इस पे बोलते हैं कि 50 मिलियन स्पेसीज इस अर्थ के ऊपर है। तो अगर 50 मिलियन है बच्चों, तो उसमें से सोचो कि 1.8 ही हमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर किया, मतलब ये ऑर्गेनिज्म वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। तो दैट है ह्यूज डाइवर्सिटी ऑन दैट पर्टिकुलर अर्थ पे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, अगर हमें डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हम क्या करें बच्चों, एक ही स्पेसिस ह्यूमन में ले लो, तो ह्यूमंस में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो ह्यूमन दैट्स नॉट शोइंग द डाइवर्सिटीज, वो तो सारे के सारे ह्यूमंस हैं। नंबर ऑफ स्पेसीज, जैसे फॉरेस्ट में जाओ तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू द सिटी, है ना। तो जैसे सिटी में तुम्हारे घर में एक ह्यूमन एक स्पेसिस हो गया, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंसेक्ट होगा, लिजर्ट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है, छिपकली हो सकता है, तो यही सारी चीजें आपके घर में है। तो दैट इज वेरी लिमिटेड क्या है, डाइवर्सिटी। बट अगर वहीं जंगल में चले जाओ बच्चों, तो देयर सो मेनी ह्यूज टाइप ऑफ प्लांट एनिमल्स इज देयर, तो वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। तो अब यहाँ इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है बच्चों, तो उनका स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से टैक्सोनॉमी एक ब्रांच बना हुआ है, ठीक है ना। और उसी का एडवांस वर्जन है सिस्टमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनके पढ़ने, उनको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक ब्रांच ही बना दिया बायोलॉजी का, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों की सिस्टोमेटिक्स क्या होता है। ये तो टैक्सोनॉमी था, तो मैंने बोला कि सिस्टोमेटिक्स जो है बच्चों टैक्सोनॉमी का एडवांस वर्जन है। इसमें भी क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी ही करते हैं, बट अब यहाँ पे स्टडी में हम लोग क्या करेंगे और नए पैरामीटर्स जोड़ देंगे, और वो है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बच्चों। तो ये क्लासिफिकेशंस में भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो सिस्टमेटिक्स जो है, ये टर्म्स भी आपके कैरोलस लिनियस ने ही दिया हुआ था। क्लियर है। तो ये एडवांस वर्जन है टैक्सोनॉमी का। तो डाइवर्सिटी यहाँ पे देखो, सिस्टमा नेचुरा इज द बुक रिटन बाय द लिनियस, और इसी में सिस्टमेटिक्स के बारे में उन्होंने सबसे पहली बार डिस्कस किया था। और उन्होंने क्या किया था बच्चों, लिनियस ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी क्रिएट किया था। इसी के बारे में अब हम लोग थोड़ा आगे डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सिस्टमा नेचुरा जो बुक है बच्चों, ये 1735 में, यहाँ पे देख सकते हो सामने दिख रहा है, पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने जो कैटेगरीज बनाया था, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, उसमें सिर्फ 4 ही बनाया था, क्लास, ऑर्डर, जेनरा एंड स्पेसीज। इसको हम लोग बच्चे सेकेंड पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों, हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग टैक्सोनॉमी, मतलब जो टैक्सोनॉमी अभी बताया, जो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं उनको अगर हम देखते हैं, तो बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द टैक्सोनॉमी जो है बच्चों, वो क्या है, एक है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन एंड चौथा नॉमेनक्लेचर। ये 4 एलिमेंट्स है, 4 बेसिक कंपोनेंट्स है टैक्सोनॉमिक्स के, किसी भी टैक्सोनॉमिक्स का। ठीक है। जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका स्टडी करते हैं बच्चों। तो अब इन्हीं को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टराइजेशंस। तो कैरेक्टराइजेशंस क्या है बच्चों, इसमें सिंपली अगर हम देखें, तो इसमें क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल्स जो भी नया डिस्कवर्ड हुआ है, तो उसको बोला जाता है कैरेक्टराइजेशंस बोलते हैं। तो लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब वो चाहे बच्चों एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या सेल स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का, उन सब का अगर लिस्ट बनाते हैं, तो दैट्स प्रोसीजर जो होता है, प्रोसेस जो होता है बच्चों, हम उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशंस। तो आइडेंटिफिकेशंस का मतलब होता है कि जो हमने नया ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास था, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी हम लोगों ने लिस्ट किया था, अगर हम उसको क्या करें, प्रीवियस वंस जो ऑलरेडी डिस्कवर हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, कंपेयर कर लेते हैं, तो इसी प्रोसीजर को कहा जाता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। तो इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट नेमिंग इज पॉसिबल। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नया है, पुराना है, या कुछ नया कैरेक्टर मिल गया है, ताकि अब आगे वाले प्रोसीजर में दैट इज द नेमिंग हम उसको दे सकते हैं। ठीक है।
क्लासिफिकेशंस क्या है बच्चों, ये उसी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिजम्स को जब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उसमें कुछ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब उसी ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज या टैक्सा कह सकते हो उनको, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल कॉल द क्लासिफिकेशंस कहा जाता है। दैट्स क्लियर। लास्ट वन इज द नॉमेनक्लेचर्स। तो नॉमेनक्लेचर्स का मतलब हो गया बच्चों की, जैसे ये मैंगो है, ये एपिस इंडिका है, मतलब हनी भी है, तो ये कैसे पता है, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया हुआ, ऑलरेडी नाम दिया गया हुआ इसमें। तो नेमिंग को ही कहा जाता है नॉमेनक्लेचर्स, गिविंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूनिक नेम देने को ही प्रोसीजर को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म such that in organism is known by the same name all over the world। आई बात समझ में? मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो का नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो मैंगो को भलो आम बोले, मैंगो बोले, या जो भी बोले, गुजराती, मराठी, बंगाली, ठीक है ना, बिहारी, असमीज, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। बट अगर जैसे साइंटिफिक नेम की बात आती है पूरे वर्ल्ड ओवर में क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। देखिए स्पेसिफिक नेम हो गया जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको सेम ही यूज किया जाता है। दैट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक नेम्स। तो साइंटिफिक नेम्स जो है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो किसी भी, तो एक साइंटिफिक नेम जो है बच्चों आर द बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन क्राइटेरिया which are provided by the ICBN। मतलब इन प्लांट के केसेस में, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ द साइंटिफिक नेम दिया जाता है, बट नाम देने के लिए बच्चों एक एग्रीड प्रिंसिपल्स होता है, कोई रूल रेगुलेशंस होता है, क्राइटेरिया होता है, और ये सब चीजें रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल डिसाइड कौन करता है, प्रोवाइड कौन करता है, ICBN। जानते हो तुम लोग? डू यू नो अबाउट व्हाट अबाउट द ICBNs? ICBNs मीन्स होता है बच्चों आपका ये है, सॉरी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर्स, जो कि प्लांट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये ICBNs है बच्चों इसमें। एनीवे अगर हम आगे देखें बच्चों, तो साइंटिफिक नेम क्या है, ये हमें इंश्योर करता है, ठीक है ना, इंश्योर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अगर ऐसा नहीं होता तो 50 नाम हो सकते हैं, कोई भी अपने नाम मन से दे सकता है। तो साइंटिफिक नेम क्या करता है, इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म है ओनली वन नेम। और दूसरा चीज बच्चों, इट इज to ensure that such name has not be used for any other organism। तो साइंटिफिक नेमिंग ये भी डिसाइड करता है कि सेम नाम किसी दूसरे को ना दिया जाए, इसके लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ द डाटा बना के रखना पड़ता है ना। तो ये सब चीजें चलता है साइंटिफिक नेम में। अब साइंटिफिक नेम ने बच्चों एक जैसे वर्निकुलर नेम होता है, लोकल नेम, तो वो साइंटिफिक नहीं है, तो उसको हम हटा के सीधे हम आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स बच्चों ये भी आपका जो नेमिंग का सिस्टम है, ये सिस्टम जो है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स में, और ये प्रपोज किया था लीनियसली, है ना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स का मतलब कि अगर कोई नाम दो कंपोनेंट से मिलके बना है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स कहते हैं। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स बच्चों लिनियस ने ही सबसे पहली बार प्रपोज किया था, है ना। आई बात समझ में? अब जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बायोलॉजिकल नेम है, तो स्पेशली जैसे बॉटनी का नाम हो या जूलॉजिकल नेम है, तो बॉटनिकल नेम जो है बच्चों उसको देने का या जो भी रूल प्रिंसिपल जो बनाता है वो बनाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBNs। और जितने भी जूलॉजिकल नेम है बच्चों उसको बनाने का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है बच्चों आपका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स ICZN। दैट्स क्लियर। तो बॉटनिकल नेम जैसे मैंगीफेरा इंडिका कौन देगा, ICBN। पैंथेरा टाइगरिस ये एनिमल्स का नेम है, कौन देगा, ये देने वाला है ICZN। तो ये कुछ मतलब कोड्स हैं जो कि नेम को डिसाइड करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स को डिसाइड करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों की यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम
फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और कोई भी साइंटिफिक नेम हमने देखा बच्चों, उसमें क्या होता है, देयर इज टू कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट में एक पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है तुम्हारा इसमें। दैट्स क्लियर बच्चों। और ये नेमिंग जो है ये कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ सिस्टम गिविंग द कैरोलस लिनियस बीइंग फॉलोड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लिनियस ने ये जो प्रिंसिपल है नोमेनक्लेचर्स का वो बनाया था। अब उसी को क्या कहते हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी करते हैं हम लोग बच्चों। और दुनिया में जो भी प्लांट एनिमल है सबसे ज्यादा नाम दिया है कैरोलस लिनियस ने, क्योंकि उस सिस्टम ही उन्होंने बनाया, तो नेमिंग का भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अब हम थोड़ा सा और भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगो दिख रहा है बच्चों, आम का सीजन भी चल रहा है, मस्त मस्त आम। तो जैसे यहाँ पे साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको हम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे। अब इस नेम में एक मैंगीफेरा है और एक इंडिका है। तो मैंगीफेरा जो क्या शो कर रहा है बच्चों, ये जीनस को, और इंडिका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर स्पीसीज को या स्पीसीज एपिथेट को शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसी दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे जो जेनेरिक नेम है जीनस जिसको बोल रहे हैं, तो आगे हम लोग डिफाइन करेंगे जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ठीक है ना। और तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है बच्चों उसमें वो स्पीसीज एपिथेट्स को रिप्रेजेंट्स करता है। एनीवे अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि क्या यूनिवर्सल रूल्स क्या है। तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कोड्स जो बनाता है ना, जूलॉजिकल और बॉटिकल नेमिंग के लिए, तो उसमें यही रूल वगैरह डिफाइन किया गया है। इसमें पहला आ जाता है बच्चों कि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो जनरली वो लैटिन में होता है, और अगर हम रिटेन करते हैं, इसको लिखते हैं तो इटालिक में हम लोग कर देते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो नेम है वो लैटिन वर्ड से ही डराइव्ड हुए हैं बच्चों, है ना। और ये जब लिखते हैं तो उसको इटालिक में लिखा जाता है। तो अब आता है कि हमको तो इटालिक नहीं आता है, तो उसका दूसरा उपाय है बच्चों, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ड और बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकेंड इज द क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिस एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, या पहले भी देख चुके हैं। तीसरा जो रूल है बच्चों यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल रूल्स जो है नोमेनक्लेचर्स का, उसमें है बोथ वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम्स में है वो क्या बच्चों, अगर हैंड रिटन है तो हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं उसको। और नहीं तो क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो हम उसको इटालिक कर देते हैं, इटालिसाइज किया जाता है, और वो इंडिकेट करता है लेटिन ओरिजिन्स को इंडिकेट करता है। हालांकि होता है अंग्रेजी में ही, बट वो लेटिन ओरिजिन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फोर्थ जो है बच्चों कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है ना, डोनेटिंग द जीनस स्टार्ट दैट कैपिटल लेटर्स, मतलब जो जीनस पहला लेटर जो था, पहला वर्ड जो था बच्चों या फर्स्ट कंपोनेंट था जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और दूसरा जो स्पेसिस एपिथेट है बच्चों वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं उसको। आई बात समझ में। पांचवा है बच्चों नेम ऑफ ऑथर की बात करते हैं। तो नेम ऑफ ऑथर के लिए हम लोग एग्जांपल और भी ले लेंगे। तो नेम ऑफ ऑथर लास्ट में हमें अलग से लिखना पड़ता है ना। नेम ऑफ ऑथर लास्ट में लिखते हैं। जैसे हम लोग बच्चों ले लेते हैं इसमें, एनीवे ऑथर नेम जो लास्ट में लिखा जाता है उसको हम ले लेते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो मैंगीफेरा इंडिका ऐसे लिखा और उसको अंडरलाइन अगर हैंड रिटन है तो, भाई बस समझिए, देखो हैंड रिटन है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। अदरवाइज अगर हैंड रिटन तो इटैलिसाइज करना होता है। और यहाँ पे लास्ट वन दे सकते हो ऑथर नेम्स। तो ऑथर नेम्स को हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसको ना अंडरलाइन करना है ना तो इटैलिसाइज करना होता है ना। रोमन में लिखते हैं, इसको इटैलिक में भी लिखने की जरूरत नहीं है, रोमन में लिखा जाता है। और ये एबरवेटेड फॉर्म में, तो पूरा नाम नहीं लिखे, एबरवेटेड, जैसे लीनियस को LINN कर दिया हम लोग ने, तो इसको एबरवेटेड फॉर्म में लिखना होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में। दैट्स क्लियर। तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में बच्चों कवर कर लिया है आपका, एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, तीसरा उसी में सिस्टोमेटिक्स देखा, और लास्ट वन देखा हम लोग ने नोमेनक्लेचर्स। क्लियर है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए बच्चों, क्योंकि ये काफी मेहनत लगा बनाने में इसको, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब। दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं हूँ आपका बायोमेंटर और आपका दोस्त अब्दुल मन्नान, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर देंगे, 2 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।